जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का इस क्लास में। और आप सभी का AK स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बिहार SSC के। और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें प्रीवियस ईयर बहुत पकड़ होना चाहिए, पहले बेस मजबूत करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये कौन सा डेट का है बिहार SSC, यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है 18 दिसंबर 2011। ये डेट का आपका स्नातक स्तरीय बिहार SSC का जो स्नातक स्तरीय ये लेवल है, इंटर लेवल का नहीं है लेकिन स्नातक स्तरीय लेवल का है। 18 दिसंबर 2011 का ये पेपर है। और इसमें केवल हम GK GS छाट कर लाए हैं, मैथ रीजनिंग नहीं। तो उसी पैटर्न पे आधारित है और वही क्वेश्चन है आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पैटर्न आप लोग समझ जाइएगा कैसा क्वेश्चन रहता है इतना से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और अच्छे से समझते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा था। आप सभी देखिएगा, आप सभी के सामने है और पूरा क्लास को देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। खड़गवासला में, खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ है खड़गवासला में NDA जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय है, NDA का मुख्यालय खड़गवासला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक के मित्र द्वारा धोखा मिलने पर ब्रिटिशों द्वारा और क्या है पकड़ा जाने पर तथा मार दिया गया वो तात्या टोपे हो जाएगा। तात्या टोपे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ग्राम पंचायतों की स्थापना ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक को लॉक करेंगे। और इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका कालक्रम क्या था, कालक्रम बताएंगे। 2350 से आपका 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक आपका ये कार्यक्रम था हड़प्पा सभ्यता का। इसकी खोज कब हुई थी, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोज किया था। और यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा बताइएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है, तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
और भारत और पाकिस्तान के बीच बनाने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान को हिंडनबर्ग रेखा, ये पोलैंड और जर्मनी हो जाएगा, पोलैंड और जर्मनी के बीच रेखा को, और ये रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो जो SLV-3 लॉन्च हुआ, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण 1 परीक्षण। तो इसमें सबसे पहले आपका कालक्रम अनुसार बताया जा रहा है। तो सबसे पहले होगा आपका बांग्लादेश का बनना। बांग्लादेश बनना ये 1971 में बांग्लादेश बन गया था, 1971 में बांग्लादेश बन गया था। तो ये पहले नंबर पे आएगा। तो यहाँ नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4। तो पहले नंबर पे ये आएगा, 1971 में बना। उसके बाद 1974 में पोखरण 1 परीक्षण हुआ, पोखरण 1 परीक्षण हुआ 1974 में। तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद भारत सिक्किम का 22वां राज्य बना, सिक्किम 22वां राज्य बना भारत का। तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और कब बना? 1975 में सिक्किम राज्य 22वां राज्य बना। इसके बाद 2001 में PSLV-3 लॉन्च हुई, 2001 में PSLV-3 लॉन्च हुई। तो कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर पे आया 1, ये दूसरा नंबर वाला, फिर चौथा नंबर वाला आया चौथा नंबर पे, और फिर आपका तीसरे नंबर पे तीसरा ही होगा। 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसमें से कौन कौन देश हो जाएगा? ब्राजील, पहला ऑप्शन में ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, सभी ऑप्शन आप देख लीजिए। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया कौन सा ऑप्शन में है? कोलंबिया, इसको इथियोपिया की जगह केन्या कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइप एरर हो गया है, यहाँ पे केन्या कर लीजिएगा। केन्या, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा में कुल कितने देश होते हैं? भूमध्य रेखा से कुल 13 देश होकर गुजरते हैं, कुल 13 देश होकर गुजरते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले एशिया में बात करेंगे। सबसे पहले एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। और दक्षिण अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबन, कांगो गणराज्य। और दक्षिण अमेरिका के अंदर देखें तो इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका के अंदर 3 ही देश हैं। ये सभी आपका भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। 13 देश, कुल देश कितने हैं? 13 देश। ये विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। दोनों हुआ विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर तो हो रहा है, उसके साथ एनालिसिस भी हो रहा है। ये बहुत ही आपका सेशन अच्छा रहेगा, आप लोग पूरा वीडियो देख कर जाइए। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। किसके शासनकाल में पूछा जा रहा है? किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, बताइएगा किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? संपूर्ण क्रांति 1979 के अंदर, 1979 के अंदर हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इनकी अन्य रचना इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड इंडिया 2020,
विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम, ये ETC इसका ये इनके लेखक हैं, इन पुस्तकों के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। क्या वर्णन है? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर का इतिहास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कल्हण ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने से सबसे पहले प्रयास किया था, तो संस्कृत में भाषा में। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्मा समाज के। ब्रह्मा समाज के कब? ये 1828 में ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय द्वारा हो जाएगा। और आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की बात तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा संस्थापक रहे। और वही प्रार्थना समाज का हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैग्नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैग्नोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, इन दो देशों के बीच स्थित है, फ्रांस और जर्मनी। और USA कनाडा की बात करें तो 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा। और पोलैंड और जर्मनी की अभी ही देखें हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मेरे वॉइस पे नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत से हो जाएगा, तिब्बत में, चीन में तिब्बत में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है कि रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो हुआ 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान कौन सा हो जाएगा? जन गण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान कहा जाता है, जन गण मन, इसको भारतीय राष्ट्रीय गान कहा जाता है। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? किसके द्वारा लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय गीत किसने लिखी? भारतीय राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया वो भी 1896 में, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत गाया गया। और ये इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा शॉर्ट से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। इन्होंने श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया था और इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु सितंबर 2012 में हो गई थी। सितंबर 2012 में हो गई थी, 2012 में हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, इतना इजी लेवल पूछा है, देखिए 2011 के क्वेश्चन है, तो पीछे बहुत इजी लेवल पूछता था और अब एग्ज़ाम शायद होगा जून जुलाई में, कैलेंडर में तो दिया गया है, एग्ज़ाम होगा तो देखिए कैसा लेवल पूछता है। लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा, बस कंसेप्ट बदलता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होगा? पैटर्न आपका 75 क्वेश्चन पूछना ही होगा जीके जीएस से, और मैथ रीजनिंग से 75 है तो 150 क्वेश्चन 600 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है इसलिए 600 नंबर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। ये सभी भारतीय वासियों को पता होगा, बच्चे जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय फल आम। दुनिया का नवीनतम देश है। दुनिया का नवीनतम देश है।
दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान 2011 में अलग एक स्वतंत्र गणतंत्र हुआ था। तो सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान अलग हुआ 2011 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश ये है बिहार। अपना बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया और उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो उसकी राजधानी उस समय नाम क्या था बताइएगा। राजधानी का उस समय नाम क्या था? उस समय पाटलिपुत्र ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, बिहार से संबंधित है, बताइएगा। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7 बार बिहार का मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और ये नीतीश कुमार प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक मुख्यमंत्री है। प्रथम स्नातक मुख्यमंत्री है। तो बिहार से संबंधित हो जाएगा। बिहार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिहार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये नीतीश कुमार 2001 से 2004 तक रेल मंत्री भी रह चुके हैं। 2001 से 2004 तक रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और 2005 के बाद जो भी जितने कार्यकाल ये है लगातार हुआ इनका, अगर पीछे समय छोड़ दिया जाए तो 2005 से वर्तमान तक लगातार वे बिहार के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान में आपका 10 देश सदस्य है। आसियान की स्थापना सबसे पहले बात करेंगे 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में हुआ। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ। इसमें कुल 10 देश सदस्य है। कौन कौन हो जाएगा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये 10 देश आपका है। तो इसमें से कौन कौन नहीं है बताइएगा। आपका म्यांमार बोल दिए और 2 ऑप्शन में म्यांमार है, ब्रुनेई भी बोल दिए, लेकिन मंगोलिया नहीं होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसका सही हो जाएगा बिहार। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए आगे देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1966 में पटना साहिब में हुआ था। पटना में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली का शुरुआत किया था। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में किस विभाग के मंत्री थे बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। वैश्विक तापमान की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन कर लगाने वाला, इसमें सबसे पहला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र को उल्लेखनीय उन्नति के लिए प्रदान किया गया 2005 में? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण। इस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में उल्लेखनीय उन्नति की है। तो कौन सा सही होगा? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण। यही क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर हो गया है कि ऑप्शन ए में यहाँ पे होगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर और यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड। यहाँ पे टाइपिंग करने में एरर हो गया है। कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण। चलिए इसको गलत करेंगे। मेरे वॉइस पे नोट कीजिएगा, और थोड़ा बड़ा ऑप्शन था इसलिए इधर उधर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को कानून का रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड है। नीदरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु नहीं है, अवैध किया गया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और जापान की बात करें तो जापान में विशेष परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संविधान भारत के नागरिकों की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? भारत के संविधान की किसी धारा के तहत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया पहला आयोग चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, थोड़ा जूम कर लेंगे, ऑप्शन सी चुनाव आयोग सही हो जाएगा। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। तो संविधान कब लागू हुआ था? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ था। तो उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को आपका संविधान चुनाव आयोग की स्थापना हुई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस किस देश में स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई। 1971 में हुई। जिनेवा विश्वविद्यालय के अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बारकर कप प्रदान किया जाता है? बेल बारकर कप मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। मुक्केबाजी में दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो हम चलिए जानते हैं थोड़ा क्रिकेट से संबंधित कप कौन सा है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी था।
और दिलीप ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट से हैं। और फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में डेविस कप, मर्डेंगा कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, डीसीएम ट्रॉफी, फेडरेशन कप, ये था फुटबॉल से। अब हॉकी से देखते हैं। हॉकी से संबंधित आगा खान कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये था हॉकी से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आनंद मठ उपन्यास के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? आनंद मठ उपन्यास के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह से प्रसिद्ध हुआ है। सन्यासी विद्रोह से प्रसिद्ध हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा गलत पूछा जा रहा है? गलत इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा मेल नहीं खा रहा है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह कथन सत्य नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह एक सत्य, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ये सत्य नहीं पूछा जा रहा है यानी कि गलत। तो चलिए हम जानते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपका ताल कावेरी कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश गलत दिया गया है, कर्नाटक में हम कर लेंगे कर्नाटक। बाकी सही है, सब ही सही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? इसमें गंगूबाई हंगल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलंबस से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? किसके अनुभव पर आधारित है बताइएगा। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष का विभाग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। भारत अगर नहीं पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिका से है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 से 67 के बीच। 1966-67 में आपका प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। तो बताएं आपको, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक अगर नहीं पूछा जाएगा तो डायरेक्ट नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। उनका पूरा नाम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। अगर भारत पूछ दिया
तो MS स्वामीनाथन मारेंगे। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा आयोग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स ये भी हैदराबाद में है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं लिएंडर पेस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव टेनिस खेल से संबंधित है। और जानेंगे हम क्रिकेट से। तो क्रिकेट से कौन कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट से LBW, पंपिंग गिच, स्ट्रोक, गुगली, हुक, थर्ड मैन, ये क्रिकेट से था आपका। अब देखते हैं पोलो में। पोलो बैकर, चक्कर, चुक्का, बंडर, ये सब पोलो में था। और बैडमिंटन में देखते हैं, बैडमिंटन में ड्यूस, क्रॉस, शॉट, नेट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट। बिलियर्ड्स में देखते हैं तो क्यू, ब्रेक, पंट, कैंसा, हैजर्ड। बेसबॉल में देखते हैं तो डायमंड, होम, बैट्समैन। ये आपका खेल से था। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 2014 के ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, तो इस पर जोर नहीं देंगे। तो 2011 का क्वेश्चन था, तो 2014 का पूछ रहा था करंट अफेयर्स, ये इस पर जोर नहीं देंगे। चलिए, और इसका बात संकेत दे रहा है कि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका सिलेबस आपको सभी को पता होगा, तो फिर से बता दे रहे हैं। 50 आपका जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा और 25 साइंस से क्वेश्चन रहेगा। 25 साइंस से क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद 50 रीजनिंग से रहेगा और 25 मैथ से रहेगा। तो इसमें रीजनिंग मैथ तो कोई बड़ा बात नहीं है, मॉडरेट लेवल पूछा जाता है, इजी मॉडरेट। और जीके से इसमें बात करें तो जीके इसमें आपका जितना भी है उसमें करंट अफेयर्स भी इसी से पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स भी रहता है 10 से 15 क्वेश्चन। इसमें 50 में से 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है। CA करंट अफेयर से रहता है 10-15 क्वेश्चन। और इसमें मजबूत आपको साइंस करना होगा। 25 क्वेश्चन आपको कैसे भी करना होगा साइंस। ये तीनों सब्जेक्ट आपको मेन फोकस करना होगा, मजबूत करना होगा एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो बिहार के हो जाएंगे। बिहार में से सबसे ज़्यादा केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। निम्नलिखित में से कौन टेनिस खिलाड़ी है? इसमें से ग्रेग जोन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। ग्रेग जोन्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो उस समय का था, तो उस समय 2011 में आपका पूछ दिया जाएगा। 2011 में श्री H भारद्वाज किस राज्य के राज्यपाल थे? कर्नाटक के हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जिसे परिचय पत्र टाइप भी कहा जाता है? परिचय पत्र टाइप भी कहा जाता है H5N1। क्या क्वेश्चन था? इसमें क्वेश्चन में भी एरर है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है? एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। H5N1 हो जाएगा। H5N1 ऑप्शन ए। H5N1 H यहाँ पे च कर लीजिएगा, च। H5N1। चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल सिम कार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
मोबाइल सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? मोबाइल सिम कार्ड का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा? सबसे अधिक चमकता है शुक्र हो जाएगा, शुक्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समुद्रीय शीतल पवन बहती है कब? समुद्रीय शीतल पवन बहती है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। दिन में समुद्र से भूमि की ओर कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी समुद्रीय शीतल। समुद्री इसमें पहले लगा हुआ है तो समुद्र से भूमि की ओर, समुद्री पहले लगा हुआ है तो समुद्र से भूमि की ओर। अगर भूमि शीतल पवन बहती तो भूमि से समुद्र की ओर, ये ठीक से याद रखिएगा। तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्ती प्रभावित होंगे? कौन से परिवर्ती प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें कारण क्या होगा? एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु एक की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो बड़ा ऑप्शन या बड़ा क्वेश्चन रह रहा है उसमें थोड़ा एरर हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो मेरे वॉइस पे नोट कीजिएगा, वॉइस में हम बोल देंगे जो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सारे लोग का मन में कन्फ्यूजन ये तो नहीं होगा कि कितने क्वेश्चन है। तो आपका जीके जी से 75 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हर सेट में आपका लगभग 70 भी हो सकता है, कभी आगे भी बढ़ सकता है, 80 भी बढ़ सकता है। तो ऐसे पूछा जाता है, एक्यूरेट 75 नहीं पूछा जाता है। 70 से 80 के बीच मान चलिएगा जितना भी हो सकता था। इस सेट में आपका 74 क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन। सीमेंट के ग्राइंडिंग सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सेटिंग की दर को मंदित करना, सेटिंग की दर को मंदित करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वह तापमान जिस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान हो, बताइएगा। एक समान होती हो -40 डिग्री, -40। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी जल। भारी जल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, कार्बोहाइड्रेट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट
एक ई ऑप्शन बना लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट। आपको गलत नहीं होने देंगे, जो भी होगा इसमें सही सही पढ़ा जाएगा। अगर टाइपिंग एरर भी हो गया तो उसके जगह पे हम बोल देंगे और लिख देंगे। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा हो जाएगा? एम्फेस्मा, 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 एम्फेस्मा इसमें भी नहीं है तो लिख देते हैं, हम लिख देते हैं एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फेस्मा हो जाएगा। एम्फेस्मा, एम्फेस्मा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ई। उसके बाद है इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा, जो अग्नाशय में होता है, अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी अग्नाशय द्वारा। पेंक्रियाज भी लिख लीजिएगा अलग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, इसमें से कौन सा मनुष्य की पैरों की हड्डियां है बताइएगा? शरीर में पैरों की हड्डियां इसमें से फिबुला तथा टिबिया, कौन सा ऑप्शन में है? फिबुला तथा टिबिया, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमरस तो हाथ का है और अल्ना भी हाथ का है, तो बाकी ए सी डी ऑप्शन नहीं होगा। फिबुला तथा टिबिया दोनों पैर की हड्डियां हैं। और साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 2011 का है। और अगले सीरीज में आपका फिर उसके बाद 2013 का क्वेश्चन है। 2013 का वो भी स्नातक स्तरीय वोमेंस एग्ज़ाम का है, मुख्य परीक्षा का है 2013 का। अगला सीरीज के लिए तैयार रहिएगा इसका रिवीजन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है रोग? रतौंधी होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वायु का ताप समान है। वायु का ताप यहाँ पे देखिएगा, वायु का वेग संबंधित है, यहाँ पे लिखा हुआ है वायु का वेग संबंधित है। और कोशिश करेंगे अगले सेट से आपका ये दिक्कत ना हो, ये टाइपिंग एरर दिक्कत ना हो, मिसिंग ना हो, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगले सेट से ये दिक्कत नहीं होगा। तो वायु का वेग संबंधित है। वेग किससे संबंधित है बताइएगा? वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त दाब नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्त दाब नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्त दाब अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, नियंत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम से। प्रोग्राम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि किस कारण? तो किस कारण होगा? इसमें शिथिलता, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वातावरण में 78% आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन है वातावरण में, और बाकी 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% अन्य गैस होते हैं। तो ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। प्रतिशत देकर घबराइएगा मत, मैथ का नहीं है, देखिएगा। किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति किसी क्षेत्र के
40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और 25% मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो मैथ का ही क्वेश्चन हो गया। चलिए आ गया है तो हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपका बता ही देते हैं, मैथ से आ ही गया। इसमें मधुमेह देखकर, ये सब बीमारी देखकर हम क्वेश्चन उठा लिए हैं, शायद हमें साइंस का क्वेश्चन लगा। तो चलिए बताएंगे। 40% मधुमेह से है, 40% आपका मधुमेह से है और 25% मिर्गी से, मधुमेह डी से कर लेंगे MD, और 25% क्या से, मिर्गी से पीड़ित है। 25% मिर्गी से पीड़ित है और 10% दोनों से पीड़ित है। 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। इसमें आपका क्या कर रहा है, 40% व्यक्ति मधुमेह से, 40% व्यक्ति मधुमेह से, तो इधर हम गोला पार लेंगे मधुमेह के लिए MD से, और इधर हम पार लेंगे 25% मिर्गी से। तो 25% मिर्गी से है, अगर ये अलग होता है 25% मिर्गी अलग होता तो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 10% दोनों से पीड़ित है, तो 10% इसमें भी घुसाएंगे, यानी दोनों से 10%, ये बीच वाला 10% हो जाएगा। तो इसमें से 25 में से 10 माइनस होगा तो 15, और ये 40 था तो इसमें से 10 होगा तो 30, तो 30 और 15 45, और इधर बचा 45 और 10 55 आपका 55% ये हो गया। बाकी लोग पूछ रहा है कि कौन सा, कितने आदमी है, मतलब कितने प्रतिशत लोग किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो 55 आपका माइनस हो जाएगा 100% में, तो आपका 45% ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई भी पीड़ित नहीं होगा, 45% ऑप्शन सी। और 74 देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो हम समाप्त करते हैं, मैथ का पढ़ाना नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। हमें लगा एक क्वेश्चन था तो एक क्वेश्चन को हम बना दिए। आपका इसमें 72 क्वेश्चन GK GS का था। तो आपका इसमें कौन सा डेट का था, 18 दिसंबर 2011 का था। 18 दिसंबर 2011 का था, ऊपर में लिखा हुआ है जब स्टार्ट कर रहे थे क्लास। तो इसमें आपका 72 क्वेश्चन था GK GS से। तो इसमें आपका एनालिसिस के साथ आपको सभी को बताएं कैसा क्वेश्चन पैटर्न था, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल कौन सा है, मॉडरेट, इजी, हार्ड, आप लोग देखकर समझ गए होंगे। और इसके बाद अगला सीरीज कौन सा होगा, 2013 का, वो भी स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा है, वो भी ये मुख्य परीक्षा का रहेगा। और प्रीवियस ईयर सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई सा भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो पहले 5 ईयर के प्रीवियस ईयर, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 10 ईयर कैसे भी होगा, 10 ईयर के पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ होना चाहिए, ताकि पैटर्न समझ में आता है और उसी बेस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद करना ज़रूरी होगा। तो सभी आपका बिहार SSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय, अगर सभी का आप सभी को देखना हो तो इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम। अभी तो पहला क्लास है, इसमें 12 क्लास होने वाला है।
12 क्लास होने वाला है। 12 क्लास में सभी का आपका जी का जीएस रहेगा। तो सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे और वीडियो अपलोड होते रहेगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोग याद करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जय हिंद।